वेलकम टू बॉन्ड ब्रेकर्स एंट्री टेस्ट प्रेपरेशंस। MD-CAT फिजिक्स का हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारे पास वेक्टर्स। PMDC के सिलेबस में ये चैप्टर रिसेंटली ऐड हुआ है और हम इसको MD-CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और सारे प्रोविंसेस के पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को इस सीरीज में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और स्पेसिफिकली ईटा और UHS को हम टारगेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि स्केलर्स और वेक्टर्स होते क्या हैं। अगर हम इस फोटोग्राफ को देखें तो फिजिक्स टीचर कहता है कि कैन समवन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले आते हैं स्केलर्स। अब इस स्केलर्स में आप देखें तो किसी किस्म की कोई डायरेक्शन की तरफ कोई पॉइंट नहीं कर रहा है इस पिक्चर में, लेकिन अगर आप वेक्टर्स की तरफ देखें तो यहां पर वो सब किसी ना किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं और कोई ना कोई डायरेक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर वेक्टर्स में यूज भी करना है कि वेक्टर कुछ इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसमें डायरेक्शन है। अब आए वेक्टर्स को ऑफिशियली डिफाइन करते हैं। वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन। अब ये आप क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को कंसिडर करते हैं। ये गाड़ी एक डायरेक्शन में जो है इसकी वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन में जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है, ठीक है, और एक डायरेक्शन में इसकी जो है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब ये कुछ पत्थर सा है जो कि एक माउंटेन पे चढ़ाने की एक बंदा कोशिश कर रहा है और वो किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा इसको ऊपर लेके जाने के लिए, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अब एक यहां पर बंदा है, ठीक है, उसने एड्रेस पूछा किसी से, तो उसको कोई एड्रेस बताएगा कि आप नॉर्थ की तरफ जाओ, आप साउथ की तरफ जाओ, आप वेस्ट की तरफ जाओ या आप ईस्ट की तरफ जाओ। तो ये सारी आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में है। एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। उसकी जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, वो किसी डायरेक्शन में है, वो अलोंग द रेडियस है। इसका मतलब है जो जितनी भी हमने क्वांटिटीज एक्सप्लेन की हैं, आप इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनका जो डायरेक्शन है वो लाजमी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो स्केलर्स होते हैं और ये जो वेक्टर्स होते हैं, इनकी डायरेक्शन इन पे किस तरह असर डालती है और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस तरह डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर वायर 1 लेता हूं और यहां पर वायर 2 लेता हूं और इसको मैं कह देता हूं वायर 3। अगर मैं यहां पर कहूं मेरे पास 2 एम्पेयर करंट आ रहा है और यहां पर कहूं मेरे पास 3 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस वायर में कितना करंट आएगा। तो इस वायर में आपके पास 5 एम्पेयर करंट आएगा। हम पढ़ चुके हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। मतलब कि क्या कहते हैं, इनपुट करंट इक्वल्स टू आउटपुट करंट। क्या ये बात आपको समझ आ रही है। अब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मुझे ये चीज समझ आ रही है कि ये एक डब्बा है जिसका मास क्या है m, और इसको दो लोग साइड से खींच रहे हैं, ठीक है। ये बंदा जो है ये थोड़ा कमजोर है और ये सिर्फ 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर सकता है। ये बंदा थोड़ा सा तगड़ा है तो ये क्या कर सकता है, 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो आपको ये बात पता है कि ये वाला जो डब्बा ये किस तरफ जाने वाला है, ये जाने वाला है 3 न्यूटन की तरफ विद अ नेट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। मतलब क्या हुआ, 3 - 2 न्यूटन। मतलब कि हमने जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया वो किस पे डिपेंड करता था, वो इनकी डायरेक्शंस पे डिपेंड करता था। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि स्केलर्स की जो है वो डायरेक्शन अगर है भी तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालती, लेकिन वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनका नेट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।
अब एक वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है? नंबर 1 उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। नंबर 2 कोई भी क्वांटिटी तब वेक्टर होगी जब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा? डायरेक्शन होगा, ठीक है। और तीसरी चीज, वो क्वांटिटी जो है किसको ओबे करनी चाहिए? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। अच्छा, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? हमारे पास वेक्टर लॉज हैं, हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वांटिटी अगर मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन लगती है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, तो आप उसको डिफाइन करेंगे एज व्हाट? एज वेक्टर क्वांटिटी। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि आप इन वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है आपके पास पिक्टोरियल, या इसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड होता है आपके पास मैथमेटिकल मेथड। अच्छा, ये कैसे काम करते हैं दोनों मेथड्स? तो पहला जो मेथड है ना, इसको मैं कहता हूं कि ये ग्राफिकल मेथड है, या ये क्या है? पिक्टोरियल मेथड है। अच्छा, अब कोई भी एक वेक्टर है ना, कोई भी एक वेक्टर है तो उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है और क्या है? डायरेक्शन है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब किसी भी एक वेक्टर को आप एक एरो विद अ पॉइंटिंग हेड से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक वेक्टर है जिसकी ये क्या है? टेल है, और ये क्या है? आपके पास सारा रीजन हेड है। अब जो इस वेक्टर की टेल है वो आपके पास आपको देगी मैग्नीट्यूड, और जो इसका हेड है वो देगा क्या चीज? डायरेक्शन। अच्छा, किस तरह मैग्नीट्यूड और किस तरह डायरेक्शन देगी? अब अगर ये टेल जो है ये लंबी है, इसका मतलब है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। अगर मैं एक और वेक्टर देख लूं जो कि सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसकी टेल की लेंथ क्या है? कम है। मतलब कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? सेम। तो इसमें हमने दो बातें पढ़ ली कि एक होती है जी टेल, एक होता है जी हेड। टेल मैग्नीट्यूड को बताएगा और हेड किसको बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा। आई होप आपको यह बात समझ आ रही है। अब हमारे पास दूसरा मेथड होता है वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने का, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। वो मेथड होता है आपके पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। अब अगर हम देखें तो यहां पर मैं एक हाइपोथेटिकल वेक्टर कंसीडर करता हूं, वेक्टर ए, ठीक है। पीछे मैंने पढ़ा कि इस वेक्टर के पास क्या होगा? एक अदद मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन होगी। तो मतलब दो चीजें मेरे पास यहां भी हैं और दो चीजें एक्सप्लेन कर रही होंगी। अब ये जो ए मॉड है ना, ए मॉड, ये मेरे पास एक्सप्लेन कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और ये जो है ना, इसको मैं कहता हूं ये है यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है? ये डायरेक्शन एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्शन एक्सप्लेन कर रहा है। अब मैं यहां आपको दो कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूं जो कि एमडी कैट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो डिस्कशन होगी वो एमडी कैट के हिसाब से इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर, जैसे आपको समझ आ रही है ना लफ्ज यूनिट, यूनिट होता है वन। अच्छा, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर आपके पास एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि आपको बताएगा डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा वन, ठीक है। जब भी आपको, मेरी बात गौर से सुनना है, जब भी आपको किसी यूनिट वेक्टर की वैल्यू चाहिए होगी तो आप क्या करेंगे? आप गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करेंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
मतलब कि अगर एक कैप मेरे पास यूनिट वेक्टर था पिछली एग्जांपल में, इस एग्जांपल में तो आपके पास ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मॉड हो जाएगा। इसकी मैं आपको बहुत सी एग्जांपल्स कराऊंगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दी। ठीक है, अब मैं किसी ओरिजिनल वेक्टर से आपको ये चीज एक्सप्लेन करूं, तो मैं किसी एक हाइपोथेटिकल की जगह ओरिजिनल वेक्टर से आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। अब फर्ज करें मैं कह रहा हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है मेरे पास जी, 10 आई कैप। अच्छा, ये मेरे पास है मैग्नीट्यूड आई कैप, मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर आपको अभी भी समझ नहीं है ये, मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूं। मैं कंसिडर करता हूं फोर्स 10 जे कैप। अच्छा, ये जे कैप क्या है, जे कैप भी आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपने बचपन में शायद पढ़ा हो कि आपके पास एक्स एक्सिस होता है, कुछ वाई एक्सिस होता है और कुछ एक जेड एक्सिस होता है। क्या आपने कभी ये बात सुनी है? ये जो है ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब इस सिस्टम में आपके पास एक्स वाई प्लेन है, वाई जी प्लेन है और ये सारी चीजें हैं। मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ एक एक्सिस होगा, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, तो मैं बात कर रहा हूं वन डायमेंशन की। ठीक है, मेरे पास कोई भी दो प्लेन है, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, तो मैं बात कर रहा हूं टू डायमेंशन की और मैं कह देता हूं इसको प्लेन। सिर्फ एक एक्सिस की बात हो रही है तो मैं कह देता हूं लाइन। अगर मैं तीनों एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स वाई जी की, तो मैं बात कर रहा हूं थ्री डायमेंशन में, यानी किसी स्पेस में या किसी वॉल्यूम की। आई होप मेरी इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। बेयर विद मी, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ठीक है, अब जो आपका यूनिट वेक्टर होता है ना एक, अब जो आपका यूनिट वेक्टर होता है ना एक, यूनिट वेक्टर जो है ना आपको डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। अगर वो डायरेक्शन जो है आपकी एक्स एक्सिस है, तो वो यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होगा? वो यूनिट वेक्टर आपके पास होगा आई कैप। अगर तो आपके पास अगर तो आपके पास यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा और वो डायरेक्शन हो अगर वाई एक्सिस पे, तो ये डायरेक्शन होगी क्या? जे कैप। ये यूनिट वेक्टर होगा जे कैप। अगर तो आपके पास यूनिट वेक्टर हो और वो आपको डायरेक्शन बताए और ये डायरेक्शन आपकी जी एक्सिस में हो, तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होगा? के कैप। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अभी आपको मैं एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। इलस्ट्रेशन मेरे पास क्या है कि अगर मैं यहां पर कहूं, मेरी बात आपने गौर से सुननी है, कि मेरे पास ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये येलो में जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो है मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस। और ये जो मैं अभी आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या है? जेड एक्सिस। तो आपके जो यूनिट वेक्टर्स होंगे, एक्स एक्सिस को जो पॉइंट करेगा, जो डायरेक्ट करेगा, वो होगा आई कैप। वाई एक्सिस को जो करेगा वो होगा जे कैप। और जी एक्सिस को जो करेगा वो होगा के कैप। नहीं समझ आई? एक और इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। मेरे पास एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस है वाई एक्सिस, एक एक्सिस है जेड एक्सिस। ठीक है, अगर ये दोनों एक्स वाई साथ होंगे तो ये एक्स वाई प्लेन होगा। अगर एक्स वाई जी तीनों साथ होंगे तो ये स्पेस होगी।
अब जो यूनिट वेक्टर मुझे समझाएगा कि भाई तुम्हारी फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, मैं उसके साथ कहूंगा ये आई कैप है। जो कहेगा तुम्हारी जे कैप तुम्हारी वाई डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कहूंगा जे कैप, जो कहेगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मैं कहूंगा के कैप। अच्छा पीछे आ जाओ। अब जो मैंने लिखा ना वेलोसिटी 10 आई कैप, इस चीज का मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है। 10 जे कैप मतलब इसकी वाई एक्सिस की तरफ है। और अगर मैं कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है, आपकी आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कैप है, मतलब कि वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि जेड एक्सिस में। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? आई होप कि आपको मेरी बात यहां पर समझ आ रही हो। अब जो पॉइंट मैंने डिस्कस करना है ना आपसे, वो यहां पर है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पहली चीज मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट यहां से करा के भेजना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप खुद से कुछ आपको करना पड़े। पहली टाइप इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, अच्छा ये इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। क्या हो? डायरेक्शन भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास है फोर्स कितनी, 2 आई कैप, और मेरे पास एक्सेलरेशन भी है क्या, 2 आई कैप। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? हाँ, दोनों एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, दोनों आई कैप है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 और 2? हाँ सेम है। क्या दोनों इक्वल है? हाँ दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड टाइप के वेक्टर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा ये पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, मतलब मे और मे नॉट बी सेम, और उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, डायरेक्शन है वो क्या हो, सेम हो। मतलब सर मेरे पास एक गाड़ी है, वो उस गाड़ी का इंजन जो है वो कुछ फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है, और ये गाड़ी कुछ डिस्प्लेसमेंट एस कवर कर रही है। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, इन दोनों के वेक्टर्स क्या एक डायरेक्शन में टारगेटेड है? हाँ दोनों एक डायरेक्शन में है। मतलब कि दोनों के बीच का जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्रीज। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्रीज। तो क्या ये पैरेलल वेक्टर्स हैं? हाँ ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्या सर इनका मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है? जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। पैरेलल होने का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टाइप की जो मेरे पास वेक्टर्स हैं वो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या चीज? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब के मेरे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है में डिफर सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। डायरेक्शन जो होगी ना, डायरेक्शन जो होगी ना वो कंप्लीटली ऑपोजिट होगी। मतलब सर, मतलब ये कि वही गाड़ी है मेरे पास, वही गाड़ी है मेरे पास, ठीक है, और वही गाड़ी मेरे पास क्या कर रही है, उसी गाड़ी पे जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है एफ। अब मुझे कोई कहता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, आगे की तरफ है क्योंकि गाड़ी आगे चली गई है, और फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ है, ऑपोजिट है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, कंप्लीटली ऑपोजिट है। थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ आई है।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक क्वेश्चन की तरह एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि मैं देखूं कि आपको इक्वल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स और तमाम टाइप की जो वेक्टर्स मैंने आपको समझाए हैं इनकी आपको अभी तक समझ आई है। एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि मेरे पास एक पुली है। क्या है? मेरे पास एक पुली है। ठीक है। एक साइड से मैस हैंग कर रहे हैं 2 kg का, और दूसरी साइड से मैस हैंग कर रहे हैं कितना? 3 kg का। अब आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों मैसेज की जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल वेक्टर्स है? और क्या इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं, इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो क्या इक्वल वेक्टर्स हैं? वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके सोचो। तो क्या आपने इस पे सोचा? अब मैं आपको बताता हूं। अब चीज ये है कि जब ये वाला मैस नीचे आ रहा होगा पुली में, तो इसका मतलब है कि ये वाला मैस ऊपर जा रहा होगा। मतलब कि इन दोनों के अगर मैं वेलोसिटीज का वेक्टर निकालूं तो एक की डायरेक्शन इस तरह है और एक की डायरेक्शन इस तरह है। क्या अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं? नहीं। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या दोनों ही वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा? ये दोनों नॉन इक्वल वेक्टर्स होंगे। मैं दोबारा बताता हूं, मैग्नीट्यूड से हमारी गर्ज ही नहीं है। पुली में अगर एक मैस ऊपर जा रहा होगा तो एक मैस नीचे आ रहा होगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करें, इमेजिन करें। ठीक है। तो मतलब एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो इनका इक्वल वेक्टर्स होने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस बात का आंसर यह है कि बोथ आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। अब हम एक और टाइप के वेक्टर्स पढ़ेंगे यहां पर, वो आपके पास है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम ऑरिजिन। कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स है मेरे पास जो कि सेम ऑरिजिन से आपके पास आ रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? आपस में को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। चौथे टाइप के जो वेक्टर्स है हमारे पास यहां पे वो है पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स, ये जो पोजीशन वेक्टर्स है ना, ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे पास कि ये पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स which give position of a point with respect to WRT, with respect to a reference point, that is origin is called as position vector। ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन करे किसी रेफरेंस पॉइंट के एस्पेक्ट में, ओरिजिन के हिसाब से, वो होगा पोजीशन वेक्टर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास ये एक स्पेस है, क्या है? मेरे पास एक स्पेस है और यहां पर कहीं मेरे पास दो पॉइंट्स हैं P1 और P2, और मैं ये चाहता हूं कि मैं इन दो पॉइंट्स को इस स्पेस में क्या करूं? लोकेट कर लूं। ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले बताया था, इसको आप ले लो एक्स एक्सिस, इसको आप ले लो वाई एक्सिस। ठीक है। इसको आप ले लो एक्स एक्सिस, इसको आप ले लो वाई एक्सिस। अब हम ये देखते हैं कि आपके पास, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब हम ऐसे देख लेते हैं कि अगर मैं इसको ले लूं
एक्स एक्सिस, इसको ले लूं वाई एक्सिस, इसको ले लूं जी एक्सिस। अब मैं कह दूं कि ये क्या है, मेरे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन के एस्पेक्ट में ये जो P1 है ये किधर होगा और ये P2 है किधर होगा, ये आपके पास पता चलेगा किससे, पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर से अगर मैं सिंपल एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूं और उसमें कह दूं कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, इसको लोकेट करके दो, मैं कहूं मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये मेरे पास जो है इस तरह लोकेट होगा। किस तरह लोकेट होगा कि एक्स एक्सिस भी इसकी ये वैल्यू है और वाई एक्सिस भी इसकी ये वैल्यू है। सेम यहां पर यही होगा, एक्स एक्सिस पर इसकी ये वैल्यू है, वाई एक्सिस पर इसकी ये वैल्यू है और जेड एक्सिस पर इसकी ये वैल्यू है। इसको मैं देता हूं x1 y1 z1 वैल्यू, फिर सेम इसका यही सीन है, P2 का भी यही सीन है। मतलब कॉन्सेप्ट समझाने का सिर्फ ये है कि जो वेक्टर पोजीशन को डिफाइन करने के लिए या पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी एक पॉइंट का इन अ स्पेस, प्लेन और अ लाइन, वो आपके पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। मैंने जो स्टेटमेंट बोली है मैं उसको प्रूव कर सकता हूं। कैसे प्रूव कर सकते हो कि मेरे पास, मैंने कहा पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन, स्पेस और अ लाइन। प्लेन मैंने बता दिया जी, एक्स वाई एक्सिस पर, ये मैंने पोजीशन वेक्टर से पोजीशन बता दिया आपको, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है। फिर मैंने कहा स्पेस, रफ सी में स्पेस लेता हूं यहां पर, मैं कहता हूं ये पॉइंट है, मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ये आ गया, ये लोकेट हो गया, तीनों एक्सिस पे मेरे पास ये लोकेट हो गया। फिर मैंने कहा मैं लेता हूं लाइन, लाइन पर ये पॉइंट है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये मैंने पोजीशन वेक्टर से लोकेट कर दिया। मतलब लोकेटिंग एनी पॉइंट ऑन अ लाइन, प्लेन और स्पेस, उसके लिए जो यूज होता है वेक्टर वो होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये टोटल कॉन्सेप्ट था पोजीशन वेक्टर का। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूं वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है कि अ कार ट्रेवल्स एट 10 मीटर पर सेकेंड in direction 30 degrees east of north. Draw the vector. मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आपको मेरा वेक्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाई हुई कितनी एक समझ आई है। करें इसको सॉल्व, किया सॉल्व, हुआ नहीं हुआ, खैर है मैं करा देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक रेफरेंस सिस्टम ड्रॉ करूंगा। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिया तो मैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक यूनिट लूंगा, मतलब 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 बॉक्सेस, चलो 5 बॉक्सेस कर लो। ठीक है, मतलब 1 यूनिट 5 बॉक्सेस कर लो या 5 यूनिट्स 1 बॉक्सेस कर लो। ठीक है, कोई भी रेफरेंस चूज कर लो, डजेंट मैटर। ठीक है, या आप ऐसे कर लो, या आप यहां पर ऐसे कर लो कि 2 मीटर पर सेकेंड को एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड को 5 बॉक्सेस रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहां क्या करेंगे, 5 बॉक्सेस तक का वेक्टर ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी का, और उसको 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ रख देंगे, मतलब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट डायरेक्शन में इसका कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया, क्या चीज, हमने रिप्रेजेंट कर लिया अपना वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। अब मेरे पास बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो चीजें हैं उसमें आ जाती है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस। लेकिन उसमें मैं आपको बहुत से नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूं। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ऑफ वेक्टर्स,
जिसमें मैंने कोशिश की है कि सारे आपको कॉन्सेप्ट की बेस दे दी जाए और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेक्टर्स के जो पॉइंट्स हैं, वेक्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा भी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।